नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, टिकट और चुनावी रणनीति पर चर्चा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं पर बड़ा फैसला। राहुल गांधी ने अचानक हिंदुत्व में दिखाई दिलचस्पी, लिखा भय से मुक्ति पाकर सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू था। जेएनयू में फिर फैलाई गई नफरत, कैंपस में लिखे गए मोदी और कश्मीर विवादित नारे, एबीवीपी ने की जांच की बात। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में बवाल की तैयारी में ममता बनर्जी, 2 से 3 अक्टूबर तक राजघाट पर प्रदर्शन का ऐलान, मनरेगा वर्कर को वेतन न मिलने का। मोदी डिग्री मानहानि केस में फंसे केजरीवाल और संजय सिंह, सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, आम आदमी पार्टी को लग सकता है झटका। तो सबसे पहले बात बीजेपी के चुनावी मंथन की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह और ओपी चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उम्मीदवार और चुनावी रणनीति को लेकर अहम चर्चा हुई। साथ ही साथ चुनाव किस अंदाज में लड़ा जाए, किन मामलों पर फोकस करना है, घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रमुखता से लाया जाए, इस बात पर भी खास फोकस रखा गया। डॉक्टर साहब, क्या लगता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरीके की ये बैठक हुई है, क्या इसका क्या रोल है? देखिए, ये जो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि तीनों ही राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, तीनों ही जगहों पे बहुत ही कांटे की लड़ाई है। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में थे, किस तरीके से परियोजनाओं की घोषणा कर रहे थे, वहाँ लुभा रहे थे। छत्तीसगढ़ बार बार वो जा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहला काम तमाम उम्मीदवारों को चिन्हित करना कि किन्हें किन्हें टिकट दिया जाएगा। कुछ लिस्टें आ गई हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बड़े बड़े जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको उतारा जाएगा। खबर ये आ रही है कि लिस्ट तैयार है, लेकिन चूंकि ये पितृपक्ष का समय आ गया है तो पितृपक्ष के खत्म होते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी मीटिंग्स का दौर जो है वो चलता रहेगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग कहाँ हो रही है, राहुल गांधी कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खड़गे साहब किधर अपना रणनीति बना रहे हैं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन के मसले में, रैलीज के मसले में, कैंपेन के मसले में और उम्मीदवारों के चयन के मसले में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कांग्रेस पार्टी से आगे चल रही है। एक तरफ बीजेपी एक्शन मोड में है तो दूसरी तरफ चुनाव के पास आते ही राहुल गांधी का हिंदुत्व प्रेम जाग उठा है। राहुल गांधी ने सत्यम शिवम सुंदरम हेडिंग के साथ एक लेख सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने असली हिंदू होने की परिभाषा समझाई और लिखा, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पाकर सत्य के समंदर में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है और सत्य और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। आखिर अचानक से इतना प्रेम कैसे? देखिए, प्रेम नहीं, कुछ हो गया है इनको। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी ये लिखना तो छोड़ दीजिए, पढ़ भी नहीं सकते और क्या लिखा हुआ है इन शब्दों का मतलब भी उनको मालूम नहीं होगा। अरे, जो व्यक्ति कॉन्डोलेंस मैसेज लिखने के लिए फोन में व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज को वो उतारता है, वो आदमी इतनी क्लिष्ट हिंदी, हाँ, इसका मतलब भी मालूम है इन लोगों को।
पता नहीं क्या खा पी लिया इन लोगों ने कि अचानक से हिंदुत्व का ज्ञान राहुल गांधी देंगे। ये कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। जिस व्यक्ति के हिंदू होने पे ही कई सारे सवाल हैं, वो हिंदुत्व का मतलब समझा रहा है। और ये मतलब नहीं समझा रहा, ये बेसिकली हिंदुस्तान के हिंदुओं को चूना लगाने में लगा हुआ है। अरे जो व्यक्ति सनातन को जब इसके दोस्त उदयनिधि स्टालिन ने जब गालियां दी, एड्स कहा ए राजा ने, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी बता दी, रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड बताया गया, तब तो इनका हिंदुत्व नहीं जगा। ये चुनाव के दौरान ड्रेस के ऊपर जनेऊ पहनने वाला राहुल गांधी ये हिंदुत्व समझाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी को हुआ क्या है। उसके सलाहकार ये किसने लिख के दिया? मुझे तो ये भी आश्चर्य में हूं मैं। भाई बंद कर दो ये दुकान, कांग्रेस पार्टी के नाम से जो चल रही है उसको भेज दो हिमालय। जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बातें लिखी हुई है, ये तो संत महात्मा लोग करते हैं जिन्हें राजनीति में जिसकी कोई जगह नहीं है। और तुम कहां जाकर के खेल रहे हो, किस टेरिटरी में जाकर के घुस रहे हो? मोदी के सामने खड़े होकर के तुम हिंदुत्व की बात करोगे, हिंदुइज्म की बात करोगे। योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर के तुम हिंदुत्व की और हिंदुइज्म की बात करोगे। पॉलिटिकली हाराकिरी इसको कहते हैं कि ये महामूर्खता कांग्रेस पार्टी के मैनेजर्स के द्वारा की गई है। और अब बात करते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। जेएनयू में एक बार फिर नफरत की दुकान खोली गई है। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर पीएम मोदी कश्मीर को लेकर विवादित नारे लिखे गए हैं। दीवारों पर भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लिखे गए, जिससे कैंपस में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी ने मामले की जांच की मांग कर दी है। क्यों बार बार इस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश होती है? देखिए, जेएनयू में तो जिहादी पहले से रह रहे हैं। वहां पे तो कश्मीर और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े गैंग, पता ही कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन सवाल अलग है, इसकी टाइमिंग को आप देखिए। चुनाव होने वाले हैं, इस तरह का बयान आ गया, पुलिस एक्शन तो होना ही चाहिए। पुलिस अगर इन उपद्रवियों को, टेररिस्टों को, जिहादियों को और सेपरेटिस्टों को जेएनयू से खींच के अरेस्ट नहीं करती है तब तो बात अलग है। लेकिन ये विवाद अगर उठेगा तो देखना ये पड़ेगा कि भाई ये राहुल गांधी जो हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं जिहादियों के साथ, क्योंकि यही लोग हैं ना। पिछली बार जेएनयू में जब ये नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही राहुल गांधी जाकर के खड़े हो गए थे साथ में। ये तमाम वामपंथी वहां पहुंच गए थे और इतना बड़ा कांड हो रहा है और सारे लोग चुप हैं। ये किस तरह की का संविधान के रक्षक ये विपक्ष में पैदा हो गए। सरकार को इमीडिएटली, खास के दिल्ली पुलिस को जेएनयू के अंदर घुस के इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और वो तमाम लोग जो बार बार इस तरह की नीचता करते हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इन लोगों ने सरकारी फंड से ये पढ़ने वाले लड़के, ये लड़के भी कहना तो भाई आतंकी किस्म के लोग, ये इस तरह की उद्दंडता करते हैं और चूंकि इनको पनिशमेंट नहीं मिलता है, ये आगे चल करके क्या करेंगे? यही जेएनयू वाला वो जो जेल के अंदर में ये दंगा भड़काएंगे दिल्ली में। आपने ये उमर एक खालिद वालिद, ये सारे लोगों को आपने जेएनयू में उस समय ही अगर आपने पनिशमेंट दिया होता, जेल में सड़ाया होता, तो दिल्ली में दंगे नहीं होते। फिर से इस तरह के लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, उनको पकड़ने की आवश्यकता है, एग्जाम्पल बनाने की आवश्यकता है। पनिशमेंट मिलता नहीं है कि भाई लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र नेता है, इस चक्कर में आप छोड़ देते हो और नतीजा क्या होता है? आगे चल के यही सपोले विषधर सांप बनते हैं और देश में दंगा भड़काते हैं। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की। केंद्र सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी अब दिल्ली की ओर रुख कर रही हैं।
2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ममता अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। हालांकि रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, तो टीएमसी ने राजघाट पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। ये प्रदर्शन मनरेगा कर्मचारियों के वेतन को लेकर किया जाएगा। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल को विकास करने के लिए पैसे नहीं दे रही है। ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, किस तरीके का आरोप लगा रही है? देखिए, ममता बनर्जी वहां मोदी के विरोध में नहीं आ रही है। ममता बनर्जी आ रही है ये बताने के लिए राहुल गांधी को और बाकी लोगों को, पूरे देश को, कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। वही अकेली है जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर सकती है। और बाकायदा मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप और तमाम सीधे टारगेट मोदी। और ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है, बहाना देखिए कि मनरेगा के लिए, तो हाउसिंग स्कीम के लिए पैसे नहीं दे रही है सरकार। अरे भाई, करोगे घोटाले, पैसे कहां से मिलेंगे? चल रही है जांच, तो पैसे कहां से मिलेंगे? जो अगर आपको दिया जाए ताकि आप लूट मचा सको, इसके लिए तो पैसे दिए जाएंगे नहीं। यहां सरकार बदल गई है, तो आप यहां पर के आ रहे हो ये कहने के लिए कि भाई हमारे साथ सौताला व्यवहार हो रहा है। फिर बीच में एक और कंट्रोवर्सी आ गई, कह दिया कि भाई रैली के लिए लोग आएंगे, वंदे भारत चलाओ। अरे भाई, आना है अपर इंडिया से आओ, कोई दूसरी ट्रेन से आओ। हाँ, बहुत सारी ट्रेनें चलती है हावड़ा से, कलकत्ता से दिल्ली के लिए, किसी पे भी आ सकते हो, नहीं वंदे भारत चाहिए। तो वो मना कर दिया गया। तो बताया जा रहा है कि रोड के रास्ते बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ट्रेन के रास्ते भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अब देखिए, कल ही ये सारी चीजें होने वाली है। क्या होता है नहीं होता है, वो देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि टारगेट मोदी है या फिर राहुल गांधी। और अब आखिरी खबर बुरे फंसे केजरीवाल पर। गुजरात हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री मानहानि केस में केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका पर बहस पूरी कर ली है और अपना आदेश सुरक्षित भी रख लिया है। कहा जा रहा है कि मानहानि केस में फैसला केजरीवाल के लिए झटका साबित हो सकता है, क्योंकि कोर्ट पहले ही इस केस में केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है। साथ ही संजय सिंह पर भी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठने के आरोप लगे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता फंस चुके हैं। कैसे इतनी बार बार ये फंसते जा रहे हैं इस मामले में? देखिए, ये मसला प्रधानमंत्री मोदी से कम जुड़ा हुआ है, गुजरात की यूनिवर्सिटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने बहुत तमाशा किया, डिग्री फर्जी है, तो ये है वो है। तो ये जो केस चल रहा है, ये केस दरअसल गुजरात की यूनिवर्सिटी ने लगाया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात यूनिवर्सिटी की मर्यादा को ठेस पहुंचाया है, उसके डिग्री को फेक बताया है और तरह तरह के सवाल आपने खड़े कर दिए। तो ये मानहानि का मामला बन रहा है। वैसे तो केजरीवाल गए थे, कहते कि भाई कोई मानहानि का मसला नहीं है, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसको मना कर दिया। फिर उसके बाद ये अलग अलग जगहों पे जाकर के अपील में गए। अपील में जाने के बाद फिर वापस हर जगह से इनको हार का सामना करना पड़ा है। अब इसमें भी फैसला आ जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि केजरीवाल अपने झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ और बोल देते हैं और हर जगह फंस जाते हैं। और मजेदार बात क्या है इस केस में, इसलिए ये डिफरेंट और डिफिकल्ट है, वो इसलिए कि पहले भी इस तरह की मानहानि का केस इनके ऊपर हुआ। गडकरी साहब को किया इन्होंने, तो गडकरी साहब कोर्ट चले गए। अरुण जेटली जी स्वर्गीय, वो उनके खिलाफ उसने किया। इवन कपिल सिब्बल के खिलाफ किया, कई सारे लोगों के खिलाफ किया। क्या हुआ उसमें? जैसे क्रिमिनल केस दायर किया गया, ये चुपके से अपॉइंटमेंट लेता है, बुके लेता है, जाकर के पैर छू करके माफी मांग लेता है। हर बार इसने माफी मांगी। जिन जिन लोगों ने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, उसके सामने इसने माफी मांगी। यहां तो यूनिवर्सिटी है, माफी भी नहीं मांग पाओगे। कारण यहां तो आपने किसी इंडिविजुअल की इज्जत नहीं उछाली है, तुमने एक इंस्टीट्यूशन को घात लगाया है, इसलिए इसमें वो बुरा फंस चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी। धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।